हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लेसन 6 ऊतक को स्टडी कर रहे हैं, आज हम संयोजी ऊतक की बात करेंगे। और ये वर्कशीट आप ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही देखेंगे। जो रिटन मैटर है वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और क्वेश्चन आंसर्स भी हम दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी में देखते हैं कि संयोजी ऊतक क्या है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या रक्त भी एक प्रकार का ऊतक है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये संयोजी ऊतक हैं क्या। तो वे ऊतक जिनमें की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई हो और अंतर कोशिकीय आध्यात्री में धसी हुई होती हैं, वह संयोजी ऊतक कहलाते हैं। और रक्त जो है वह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अब संयोजी ऊतक के दो भाग हैं, पहला भाग है कोशिका और दूसरा है अंतर कोशिकीय आध्यात्री, यानी कि कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वहां पर उस आध्यात्री में कभी जेली की तरह तो कभी तरल सघन या कठोर हो जाती है, और आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य अनुसार होती है। अब संयोजी ऊतक विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से संयोजी ऊतक हैं एक बार हम उनको भी देख लें। तो संयोजी ऊतक के प्रकार हैं रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर और वसामय। तो एक एक करके हम इन ऊतक को देखते हैं कि इन ऊतक की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रक्त। रक्त क्या है कि इसका जो तरल आध्यात्रिक भाग है उसको हम कह रहे हैं प्लाज्मा, और इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स, और ये स्वतंत्र रूप से इस रक्त के अंदर निलंबित रहती है। अब शरीर में विभिन्न पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, अपशिष्ट, पचा हुआ भोजन आदि एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। तो कौन करता है? रक्त। रक्त इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या एक कोशिका, या हम यह भी कह सकते हैं कि शरीर के प्रत्येक कोशिका तक रक्त इन पदार्थों को का संवहन करता है। सेकंड हम देखते हैं अस्थि। अस्थि क्या है? यह एक मजबूत और कठोर ऊतक है और इसकी आध्यात्री कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से कठोर हो जाती है। इसमें कोशिकाएं धसी हुई होती हैं और ऊतक पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। यह मांसपेशियां और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। नेक्स्ट है उपास्थि। इसकी ठोस आधात्री किसकी बनी होती है? प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, जिसकी वजह से ये कैसा होता है? मजबूत और लचीला ऊतक होता है। इसकी कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान है, और ये उपास्थि कहाँ पर शरीर में होती है? नाक, कान, कंठ, श्वास नली में भी यह उपस्थित रहती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाकर यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट ऊतक अगर हम देखें तो क्या है? स्नायु एवं कंडरा। अब ये स्नायु और कंडरा किस तरह के ऊतक है? ये रेशेदार ऊतक होते हैं। स्नायु में बहुत कम आध्यात्री होती है और यह बहुत लचीली और मजबूत ऊतक है। दो अस्थियों को आपस में कौन जोड़ता है? कंडरा, जो कि मजबूत तथा कम लचीला होता है और मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। नेक्स्ट हम देखें एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक जो है वह शरीर के अंगों के भीतर की जो खाली जगह है उसको भरता है और आंतरिक अंगों को भी सहारा प्रदान करता है। यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच में जो रक्त नलिका के चारों ओर और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। उसके बाद हम देखें वसामय ऊतक। तो वसामय ऊतक क्या है? शरीर में वसा का संग्रह करता है। अब वसा क्या है ना? वसामय मीन्स जिसके अंदर की वसा उपस्थित है। तो वसामय ऊतक जो है वह क्या कर रहा है? शरीर में वसा का संग्रहण कर रहा है और
इन कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी हुई होती है। यह त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों में पाया जाता है जो कि ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है। अब अगर विभिन्न हम चित्रों को देखें तो चित्रों के माध्यम से हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं रक्त का चित्र जिसमें हमें अलग अलग आरबीसी डब्ल्यूबीसी हमें नजर आ रहे हैं। सेकंड अगर हम देखें तो हमारा ऊतक है अस्थि कि किस तरह से वह कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है और उसमें ठोस आध्यात्री होती है। उपास्थि जो कि प्रोटीन और शर्करा की बनी हुई है और जिसकी वजह से ये क्या है मजबूत और लचीलापन दे रही है शरीर को। उसके साथ साथ स्नायु और कंडरा जैसे कि हम देख रहे हैं ये आपस में दो अस्थियों को आपस में जोड़ रही हैं। और एरियोलर ऊतक क्या कर रहा है कि आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान कर रहा है। अब एक बार इसके क्वेश्चन आंसर्स को अगर हम देखें, सबसे पहला प्रश्न है संयोजी ऊतक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो जैसे अभी हमने देखा कि संयोजी ऊतक क्या है, वह ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं और जिनमें अंतर कोशिकीय आध्यात्री भी धसी होती है, उसको हम संयोजी ऊतक कहलाते हैं। और रक्त जो है वह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक के दो भाग होते हैं, एक कोशिका और दूसरा अंतर कोशिकीय आध्यात्री। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्नायु एवं कंडरा के क्या कार्य हैं। तो स्नायु और कंडरा के कार्य जैसा कि अभी हमने देखा कि ये क्या कर रही हैं, ये दो अस्थियों को आपस में जोड़ती हैं। और कंडरा कैसा है, मजबूत और कम लचीला होता है और ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो स्नायु का कार्य क्या है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ रहा है और कंडरा की यह मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है एरियोलर ऊतक और उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं। तो एरियोलर ऊतक जैसा कि हमें वर्कशीट में दिख रहा है, एरियोलर ऊतक त्वचा मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिकाओं के चारों ओर और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। और उपास्थि कहाँ पाया जाता है, उपास्थि जैसा कि हमें वर्कशीट में भी दिख रहा है कि यह नाक कान कंठ श्वास नली में उपास्थि पाया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एक तरल आध्यात्री वाले संयोजी ऊतक का नाम तथा उसके कार्य लिखिए। तो एक तरल आध्यात्री वाला संयोजी ऊतक क्या है, रक्त जिसमें कि आध्यात्री तरल है और उसको उस भाग को हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा कह रहे हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो स्वतंत्र रूप से इसमें निलंबित रहती हैं और शरीर में जो विभिन्न पदार्थों का संवहन है, विभिन्न पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन, यह प्रत्येक कोशिका तक लेके जाना और पुनः लेके आना या इनका संवहन जो है एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक कौन कर रहा है, ये रक्त के द्वारा ही होता है। तो अब ये स्टूडेंट्स वर्कशीट आपको हिंदी में समझ में आ गई होगी। इसको अब एक बार हम इंग्लिश में भी इसको स्टडी करते हैं। व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज, आज हम कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं। सो व्हाट आर दीज कनेक्टिव टिश्यू, दीज connective tissues whose cells are loosely spaced and they are embedded in intercellular matrix is known as connective tissue, and blood is also a kind of a connective tissue. The two components of connective tissue is a cellular component and a intercellular matrix. Now this matrix can be jelly like, fluid, dense or rigid, and the nature of matrix depends upon the specific function performed by these connective tissue. Now as we are seeing, the different types of connective tissues are blood, bone, cartilage, ligament, tendon, areolar and adipose. So these are the 7 types of connective tissues. Let us study one by one. First we will study about blood. It is a liquid matrix known as plasma, and plasma is a yellowish fluid which is having 3 different types of cells: RBCs, red blood cells, white blood cells and platelets, and they are freely suspended in the plasma. Now what is the function of this blood? It flows and transports gases like carbon dioxide, oxygen,
digested food, hormones, excretory substances from one cell of the body to the other cell. Now let us study about the bone. Bone is a strong, non-flexible tissue. These bone cells, they are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus. So as it is a bone, so calcium and phosphorus are the main compounds present in bones, and it forms the skeleton that provides the framework or the shape and gives support to the body. It also anchors and the muscles supports the main organs of the body. So this is about bone. Next is cartilage. Cartilage is a solid matrix which is again composed of proteins and sugars, and due to which it is strong and flexible tissue. Now the cells of cartilage, they are widely spaced and are usually in pair embedded in the matrix. Now where does this cartilage present? In nose, ears, trachea and larynx, and it is also found at both the ends of bones and makes the bone surface smooth at joints and thus providing mechanical प्रोटेक्शन. अगर हम अपने नोज और ईयर्स को देखें तो वो टर्न हो जाती है ना, वो फोल्ड होती है, तो मीन्स कार्टिलेज, दीज आर दी सॉफ्ट बोन्स. नेक्स्ट हम देखते हैं लीगामेंट्स एंड टेंडन्स. So these ligaments and tendons, these are the fibrous tissues. Now ligaments are very elastic and strong tissues and they have very less matrix. Now ligaments connect to the bones to form joints, and tendons, they have great strength with limited flexibility. Tendons connect muscles to bones. So the two functions of ligaments and tendon is that ligaments connect bone to bone and tendons connect muscles to bones. Next type of tissue is the areolar tissue. Now these areolar tissue, they fill the space inside the organs and support internal organs and helps in the repair of tissues. It is also found between the skin and the muscles and around the blood vessels and nerves, and also in the bone marrow, as you are seeing the diagram here, the type of the areolar tissue which is supporting the internal organs. Now next is the adipose tissue. Now these adipose tissues, they store fats. Adipose means fats, so it stores fats in the body, and the cells of this tissue, they are filled with fat globules, and therefore it is found below the skin between the internal organs. Now this adipose tissue acts as insulator of heat. So as we are seeing here the diagrams, the ligaments and the tendons. Tendons, they are connecting muscles to the bones, and ligaments, they are connecting bones to the bones. Now diagram of cartilage, how this cartilage is helping in the making the joints or the surface smooth at the joints. Now let us discuss the question answers. First, what are connective tissue? Explain with an examples. So as we have just studied the connective tissues, so first answer, those tissues whose cells, they are loosely packed and are embedded in the intercellular matrix are known as connective tissues. Blood is also a kind of a connective tissue, and the two components of the connective tissues are the cellular components and the intercellular matrix, and this matrix can be jelly-like fluid, dense and rigid, and the nature of the matrix depends upon the specific function performed by these connective tissues. So this is about the first question. Second question says, what are the functions of the ligaments and the tendons? So as we have just seen, the function of the ligament is to connect bone to bone, and that of the tendons, which have great strength with limited flexibility, connects muscles to bone. So this is the answer of second question. Now let us see the third question. Where are areolar and cartilage tissue found? So areolar tissues,
These areolar tissue, they fills the space inside the organs and supports the internal organs, and it is found between the skin and the muscles, around the blood vessels and nerves, and also in the bone marrow. So this is about areolar, that is the third answer. And now the cartilage. So cartilage is a solid matrix which is made up of proteins and sugars, and it is found in nose, ears, trachea, larynx, and it is also found at both the ends of the bones and makes the bone surface smooth at joints, thus providing mechanical protection. So this is also the answer of third question. Now let us see the fourth question. Name the connective tissue which has a liquid matrix. Also write its function. So as we remember the liquid matrix, so blood is having a liquid matrix which is known as plasma, which is a yellowish fluid, and in which three different types of cells, that is RBC, WBC and platelets, are freely suspended, and it helps to transport gases like oxygen, carbon dioxide, digested food, hormones, excretory substances from one cell of the body to the other cell. So this is all about the blood, which is having a liquid matrix. Now this completes today's video and today's topic, and hope students this worksheet must be clear. इसमें आज जो भी हमने इसमें कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में जो स्टडी किया है, different types of connective tissues, and hope all the points must be clear. Do the question answers, and of course writing practice must be there. Learn it, and do subscribe the channel if you haven't subscribed it yet, and thank you for watching this video. और हाँ, चैप्टर 6 से रिलेटेड जो बाकी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उनके लिंक्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. थैंक यू.